हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पे हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 के सारे बेसिक्स क्लियर करने वाला हूँ। इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आप सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चन कर पाएंगे, कंपाउंड फॉर्म फॉर्म कैसे होते हैं वो पता चल जाएगा और आप सारे कंपाउंड खुद से बना पा रहे होंगे। और इस वीडियो के जो लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द चैप्टर। पहला जो टॉपिक है वो है चेंज। ओके, सो चेंज की हम पहले बात कर रहे होंगे इस चैप्टर में। हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये जो चैप्टर का अपने आप जो नाम है, अपने आप में जो नाम है, पहले मैं हर चैप्टर में नाम को ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के नाम को मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले हम थोड़ा सा जस्ट बहुत ही बेसिक चीज है उसको हम समझते हैं। तो जो चेंज है, चेंज के दो टाइप के होते हैं। ओके, आपको ये मालूम है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में आपने बहुत छोटी क्लास में बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, जो चैप्टर जो फिजिकल चेंज में हम जो हमें जो पढ़ना है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमें उतना कुछ डीप जाना नहीं है। मैं ऊपर ऊपर से ही आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे चेंज हो रहा होगा फिजिकल में। जैसे अगर कोई चीज सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो रही होगी, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा होगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा होगा। तो इसे हम फिजिकल चेंज ही मानेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें मैंने दो एग्जांपल भी लिख रखे हैं कि वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अगर मैं एक पानी को उबाल देता हूँ तो क्या होगा, वो पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था, बट उस देन उबालने के बाद या वेपराइजेशन के बाद हम वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, द सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स की हम बात कर रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या होता है कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जब हीट कर रहा है तो ये वैक्स जो सॉलिड फॉर्म में है, अरे यार एक सेकेंड, लेट मी ऑन द पेन। ओके, तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल जल रहा है, ये कैंडल का जो वैक्स है ये पिघलेगा और ये पिघल के जमीन पे गिरेगा। कैंडल, अभी वैक्स जब कैंडल में था तो ये सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कब था, जब ये रूम टेम्परेचर पे था। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे था तो ये सॉलिड था। पर जैसे ही उसे हीट मिली, वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होके वो जमीन पे गिर गया। अब वैक्स आपने देखा होगा कि कैंडल जब पिघलता है तो वैक्स गिरने के बाद वो जमीन पे आके वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ ना, तो उसके कारण वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, बट वो जैसे ही जमीन पे आया तो अब हीट तो यहाँ पे है नहीं। तो ये वापस से इसको रूम टेम्परेचर मिला और ये रूम टेम्परेचर की वजह से ये वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। ओके, सो इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आपको चेंज इन स्टेट पूरा समझ में आ गया होगा। चेंज इन स्टेट की बात हम थोड़ी सी आगे जाके भी करेंगे। ठीक है, वहां पे हम दोबारा मैं इस चीज को नहीं समझाऊंगा। ठीक है, वहां पे क्योंकि चेंज इन स्टेट में आपको एक सब टॉपिक पढ़ने का है, मैं उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहां पे। ठीक है, आपको फिजिकल चेंज के बारे में समझ में आ गया। अब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे। केमिकल चेंज में क्या होता है? ठीक है, चेंज इन कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद चेंज इन स्टेट, कलर और शेप। ठीक है, तो चेंज इन कॉम्पोजिशन, ठीक है, केमिकल चेंज क्या है कि किसी चीज का कॉम्पोजिशन ही चेंज हो रहा है। और कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है तो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ दिखा के चेंज हो रहा है, कुछ हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि हाँ ये चेंज हुआ। लाइक वो अपने कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा है तो किस क्या क्या दिखा सकता है ऑब्जर्वेशन में, स्टेट चेंज कर रहा हो अपना। ठीक है, स्टेट की अभी अपने ने जो बात की, सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर वो अपना कलर चेंज कर रहा हो, या फिर वो अपना शेप चेंज कर रहा होगा। गॉट इट? और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है जो आपको सिंपल सी बात है, यही एग्जांपल अभी मैं आपको बता सकता हूँ। रस्टिंग। ओके, रस्टिंग व्हाट इट इज। तो रस्टिंग इज नथिंग बट, हिंदी में हम इसको जंग कहते हैं। ठीक है, लोहे पे जो जंग लग जाती है, लोहे पे जंग लगना होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, जो आयरन है, ऑल्दो ये टॉपिक है आप में करोजन कोरोजन करके टॉपिक है एंड ऑफ द चैप्टर में, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। जो आयरन है या कोई भी एक मेटल है, वो ह्यूमिडिटी के साथ, मतलब जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसके साथ रिएक्ट करता है और वो एक जंग क्रिएट कर देता है। समझे? मतलब वो एक लेयर फॉर्म कर देता है ऑक्साइड की, और ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर देता है, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे चलते चैप्टर में। आपको चेंज पूरा क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि पूरा सब्सटेंस ही न्यू फॉर्म हो रहा होगा विद चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा।
ठीक है? वो पूरा ही एक नया सब्सटेंस बन रहा हो। ऑलराइट? इसके एग्जांपल्स आपको केमिकल रिएक्शंस के पूरा चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन से भरा हुआ है, तो एग्जांपल देने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट? वैसे अगर आपको एग्जांपल लिखना ही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे क्या 2 अपने-अपने अलग एलिमेंट जैसे H2 प्लस O2, ठीक है? ये एग्जांपल आपने देख रखा होगा। H2 मतलब ये H2 अपने आप में एक अलग कंपाउंड था, O2 अपने आप में एक अलग कंपाउंड था, पर जब ये दोनों मिले, तो इन लोगों ने एक अलग ही कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, वो था एक पानी। गॉट इट? सो या सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन इज समथिंग विच कैन बी सेंस बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हम किससे सेंस करते हैं? मैं सेंस ऑर्गन, आपने 5 सेंस ऑर्गन के बारे में छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा। यानी आप देख पा रहे होगे, या उसको सुन पा रहे होगे, या स्मेल कर पा रहे होगे, या उसको आप छू पा रहे होगे, महसूस कर पा रहे होगे। ओके, सो या फिर आप उसको टेस्ट कर पा रहे होगे। ऑलराइट, सो आपको कुछ तो ऑब्जर्वेशन दिख रहे होंगे, तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन की अब हम बात यहाँ पे करेंगे। सो जो उसमें से सबसे जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट की अगर हम पहले बात होगी, तो चेंज इन स्टेट में क्या होगा ना कि चेंज इन स्टेट की अभी हम लोगों ने अच्छे से बात की कि लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होगा, बट इसमें एक चीज पढ़ने को आएगा, पीपीटी फॉर्मेशन। पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट? नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? बेसिकली कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा, और अगर उस रिएक्शन में, जैसे आप सपोज करिए दो लिक्विड के रिएक्शंस आपने लिए, दो लिक्विड आपने लिया, दो टेस्ट ट्यूब है आपके हाथ में, जस्ट एज्यूम करिए कि दो टेस्ट ट्यूब है आपके हाथ में, ठीक है? और वो दोनों टेस्ट ट्यूब में लिक्विड कुछ कुछ केमिकल रखे हुए हैं। अब वो दो केमिकल को जब आप मिला रहे हो एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में, सपोज कीजिए एक, हाँ, तो दोनों को आपने जब मिलाया तो एक आपको नोटिस होगा कि जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि सपोज करो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने दो लिक्विड को मिलाया, दो लिक्विड मिला, तो दो लिक्विड मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिक्विड मिला, यहां तक लिक्विड भरा, बट यहाँ पे जो है ना नीचे, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में कुछ ऐसे सॉलिड जम गया, मुझे कुछ नमक टाइप का आ गया। ठीक है, ये नमक क्या होता है? सॉलिड होता है, कुछ नमक टाइप का है, सॉल्ट टाइप का है। तो ये जो सॉलिड फॉर्मेशन हुआ ना, इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं कि व्हेनेवर इन अ रिएक्शन अ सॉलिड सॉलिड फॉर्म्स, ठीक है, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, और जो सॉलिड बना उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं था, ये सिर्फ सॉलिड की ही खेल है, सॉलिड का ही यहाँ पे कहानी है। ठीक है, सॉलिड का ही खेल है कि जो सॉलिड बन रहा है उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, और ये जो सॉलिड बनने के प्रोसेस था उसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? कोई भी वो रिएक्शन जिसमें भी मतलब कोई भी वो रिएक्शन, लिक्विड या गैस के रिएक्शंस, मतलब रिएक्टेंट साइड में आपको गैस या लिक्विड मिलेगा, और प्रोडक्ट साइड में आपको सॉलिड फॉर्म होता हुआ मिले, तो वो सारे एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज प्रेसिपिटेट। ओके, मैंने अभी आपको समझा दिया कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। सो दिस इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे थोड़ा सा, या नहीं, हो गया यहीं पे ओवर, इतना ही था। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ओके, चेंज इन स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। पीपीटी फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। पीपीटी यानी प्रेसिपिटेशन, फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। चेंज इन कलर, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी जब रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा होगा। देखो, जब भी मैं एक रिएक्शन बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या विजुअल्स आने चाहिए? आपके दिमाग में विजुअल्स आने चाहिए, आई हैव टू टेस्ट ट्यूब्स, आई हैव थ्री, मतलब आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, आपने जब एक केमिकल को दूसरे के अंदर मिला रहे हैं, आपके दिमाग में यही विजुअल आना चाहिए जब भी मैं एक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। इस विजुअलाइजेशन को लेके आप इस चैप्टर को बेटर ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो तो इसमें क्या होगा ना कि जब आप एक केमिकल को दूसरे के अंदर मिला रहे होंगे तो आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। सपोज कीजिए आपने एक येलो कलर का कोई सोल्यूशन लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपको येलो कलर का एक लिक्विड पड़ा हुआ है, और दूसरे सोल्यूशन में आपको ग्रीन कलर का कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, आपने उसको मिक्स किया,
और वो टोटली ही एक डिफरेंट कलर बन के आ रहा है, सपोज ये रेड बन के आ रहा है या फिर ब्लू बन के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है। कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझे? समझे? तो ये बात है। ठीक है, तो चेंज इन आपको कलर चेंज होता हुआ भी दिखेगा। अब हमें इन सारे जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये चारों के एग्जांपल्स हम पूरे चैप्टर में मल्टीपल टाइम्स देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे नहीं है, और जहां जहां दिखेंगे वो आप खुद नोटिस करना, और मैं अगर ट्राई करूंगा तो मैं भी आपको याद दिलाऊंगा कि देखो यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर पे हम आ जाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर यानी वापस से एक रिएक्शन अज्यूम कीजिए, यानी दो टेस्ट ट्यूब आप अज्यूम कीजिए। आपके हाथ में दो टेस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है। आपने एक टेस्ट ट्यूब के केमिकल को दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। क्या होगा? दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जब केमिकल को डाले तो जो दूसरे जिसमें वो जाते हैं वो टेस्ट ट्यूब फट गया। देखा होगा, ऑब्वियसली आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके देखना। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर्च करना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, टेस्ट ट्यूब फट रहा है। टेस्ट ट्यूब क्यों फटा? एक्चुअली हुआ क्या कि दोनों जब दो केमिकल्स मिले तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली कि उस हीट ने उस टेस्ट ट्यूब को फाड़ दिया। समझे? तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली अ स्पॉन्टेनियस, मतलब अ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन में सडन चेंज होगा, बट टेम्परेचर चेंज भी होगा। यानी आप कभी एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिक्स कर रहे होंगे, तब आपको उस टेस्ट ट्यूब को छूने पे आपको फील हो रहा होगा कि ये टेस्ट ट्यूब हीट हो रही है, ये टेस्ट ट्यूब अपने आप गर्म हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो अ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने चेंज इन टेम्परेचर में मैंने दो चीज लिख रखी है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या है कि अगर किसी रिएक्शन को करने के बाद अगर हीट निकल रही होगी, हीट एग्जिट कर रही होगी। ठीक है, हीट एग्जिट कर रही होगी। कौन एग्जिट कर रही होगी? हीट एग्जिट कर रही होगी। एग्जिट यानी मालूम है, आपने बहुत जगह एग्जिट वर्ड सुना है। ठीक है, एग्जिट यानी निकलना। ठीक है, तो अगर एग्जिट कर रही होगी तो वहां पे एक्सोथर्मिक, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पे भी हमें हीट देनी पड़ रही होगी, ठीक है, हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है किसी रिएक्शन को। ठीक है, हीट प्रोवाइड हमें देनी पड़ रही है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम आगे मैंने और ब्रीफली अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो तब हम वापस से इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि अगर किसी चीज को दो अलग अलग जगह पढ़ाना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह उस चीज को पढ़ा दूं। नहीं, अगर वो दो अलग अलग जगह पे भी लिखा हुआ है तो दोनों को दो बार उसको समझा दो, वो बेटर है। ठीक है, तो मैं दोनों बार आपको समझा दूंगा। अभी आगे भी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के बारे में आएगा, तो तब भी मैं आपको एक और बार इस चीज को रिपीट करूंगा। चौथा जो ऑब्जर्वेशन आता है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस या रिलीज ऑफ गैस। ठीक है, अब रिलीज ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी आपको मालूम है कि अब वापस एक रिएक्शन अज्यूम करिए, ये दो टेस्ट ट्यूब अज्यूम कीजिए। एक टेस्ट ट्यूब से आपने दूसरे टेस्ट ट्यूब में केमिकल को डाला, आपने एक गैस निकलते हुए देखी। एक गैस निकलते हुए दिखेगा आपको, कोई भी कलर का। ठीक है, गैस मतलब, ठीक है, तो गैस निकलते हुए दिखेगी, तो वही, तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, वो भी आपको एक दिख रहा है। तो मतलब आपने क्या क्या चार चीज ऑब्जर्व करोगे, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो जरूरी नहीं है चारों चीज एक साथ ऑब्जर्व हो, चारों में से कोई एक भी ऑब्जर्व हो रही होगी। चारों कितनी बार ऑब्जर्व हो रही होगी, कितनी बार दो भी ऑब्जर्व हो रही होगी, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन आप कर सको। ठीक है, तो देखो, पहला था ऑब्जर्वेशन चेंज इन स्टेट, जिसमें हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने चेंज इन कलर के बारे में जाना कि कलर भी चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा। टेम्परेचर चेंज में हमने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक की बात की। और चौथे में हमने इवोल्यूशन या रिलीज ऑफ गैस के बारे में बात की। ऑलराइट, डन। यहाँ तक सब समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब ओके अब चैप्टर में हम थोड़ा ब्रीफली घुस रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस, चैप्टर का नाम आपने ध्यान दिया या नहीं मुझे नहीं आइडिया है, बट आपको ध्यान देना चाहिए था कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को अभी तक हम लोगों ने थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की, और अब केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करें। चैप्टर का नाम
जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, तो अब हम इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन के बारे में। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन है क्या? तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके को ही हम इक्वेशन कहते हैं। मैथ्स में आप इक्वेशन किस चीज को कहते हो? एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है, तो जैसे सपोज करो मैथ्स में कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी को आपको इक्वेशन के फॉर्मेट में आपने लिखा, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो क्या है, वो क्वेश्चन को वो जो क्वेश्चन में हो रहा है उस चीज को आपने इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे साइंस में भी वही हो रही है कि हम केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को ही लिखने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मेरी राइटिंग यहाँ पे गंदी है, मुझे पता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, सिंपलेस्ट वे क्या है, सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का? खुद सोचो एक बार। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वर्ड इक्वेशन, ये जो हो रहा है उसको लिख दो। ठीक है, यानी हम सीधा सीधे लिटरल शब्दों में लिख दें। पहले अभी आप यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है, एक रिएक्टेंट लिखा हुआ है और एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहले हम समझते हैं। रिएक्टेंट क्या है? वट एवर कम्स, ठीक है, जो भी दो चीजें मिल रही होंगी उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो चीज बन रही होगी उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन को हम दूसरा नाम एक प्रोडक्ट भी कहते हैं, अगर आपको मालूम हो। ठीक है, कि हम मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सब्सट्रैक्शन को हम बहुत बार डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, वैसे मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है? दो चीज मिलके कुछ प्रोडक्ट बना, तो वो जैसे प्रोडक्ट का एक बेस्ट एग्जांपल आप हो खुद। ठीक है, मतलब एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो लाइक दो ह्यूमन बीइंग मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक चाइल्ड बनाते हैं, तो इट इज अ प्रोडक्ट। सेम गोज हियर, कि दो रिएक्टेंट मिलके, तीन रिएक्टेंट या मल्टीपल रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट बनते हैं, एक से बहुत ज्यादा भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट बने। तो समझे, जो चीज मिल रही होती है उसके रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज बन रही होती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा आपको, जो ये एरो है, ठीक है, ये एरो के हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड ही दिखेगी। लेफ्ट हैंड साइड ही दिखेगी, और जो प्रोडक्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा वो हमेशा आपको राइट हैंड साइड ही दिखेगा, RHS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अब हम एकदम ही बेसिक सा इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक वर्ड, नॉट इवन अ सिंगल लेटर, आई विल टीच यू आउट ऑफ एनसीईआरटी। और अगर मेरे मुंह से गलती से निकल भी जाता है आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी, तो मैं आपको ऑन द स्पॉट वहां पे बता रहा हूँ कि ये चीज जो मैंने बताया ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहूंगा, मैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ही ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके बताया हुआ है, तो इसलिए मैं भी आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एग्जांपल से ही मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि मैग्नीशियम एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, तो वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो वर्ड के फॉर्मेट में ही सिंपल से इक्वेशन को लिख दिया जाए। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही लिख दिया और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिख दिया, और जिसने जो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड वो पूरे के पूरे वैसे ही लिख दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिंक। मैंने जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और मैंने उससे बना क्या, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिंपल जो चीज हो रहा है उसी को सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख दिया। पर क्या बहुत बड़े रिएक्शंस में ये चीज काम करेगा? यानी जिसमें हम मल्टीपल रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें क्या ये पॉसिबल है कि हम इतनी चीजें लिखें? बिल्कुल पॉसिबल है, बट टाइम फिजिबल नहीं है। मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगा, डेटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हमने फिर सबके सिंबल्स बनाए। ठीक है, तो सिंबल जैसे सिंपल वही वाली बात है कि अब व्हाट्सएप पे, जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज अब हम यूज करेंगे, सबका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, जैसे टॉक टू यू लेटर का TTYL। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको मालूम है व्हाट्सएप के शॉर्ट फॉर्म्स।
तो वही वाली बात है। तो अब हम उसी चीज को हम उसके वो बना दिए, क्या कहते हैं, फॉर्मूला बना दिए, फॉर्मूला इक्वेशन अब हम लिखेंगे। यानी हमने जो सिंपल वर्ड्स को हम लोगों ने उनके सिंबल्स में अब हम यूज करेंगे। तो जैसे हम मैग्नीशियम के सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, ठीक है। O2 ही क्यों? अब आप कहोगे मैग्नीशियम को तो सर ठीक है समझ में आता है कि आपने Mg लिखा, पर ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, आपको सिंगल ऑक्सीजन कभी भी नेचर में नहीं मिलेगा। आपको हमेशा दो ऑक्सीजन पकड़ के, मतलब दो ऑक्सीजन एक साथ ही मिलेंगे आपको, इसलिए हम ऑक्सीजन को O2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, यही वाले को मैंने यहाँ पे वर्ड के सॉरी वर्ड वाले को मैंने सिंपल यहाँ पे सिंबल के फॉर्मेट में फॉर्मूला इक्वेशन में लिखा। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। अभी MgO ही क्यों आया? वाई नॉट Mg2O, वाई नॉट MgO2? ये भी मैं बताऊंगा आगे। पहले अभी हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो अभी अब देखो, जो ये सेकंड वाला था मैंने इसको यहाँ लिख दिया, जिंक को Zn लिखता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। H2SO4 कैसे होता है वो सब पता चलेगा कि H2SO4 ही क्यों लिखा। जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिख दिया और हाइड्रोजन को H2 लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन में भी सेम लॉजिक के, हाइड्रोजन कभी भी सिंगल आपको, हाइड्रोजन जनरली मतलब आपको सिंगल नेचर में जनरली नहीं मिलेगा, हमेशा दो मिलेगा, ठीक है। गैस के फॉर्म में तो दो ही मिलेगा, दो हाइड्रोजन। तो ये बात है, ठीक है। अभी हम केमिकल इक्वेशन को हम आपने केमिकल इक्वेशन समझ लिया, ठीक है। ये बनाते कैसे हैं, ZnSO4 MgO, ठीक है, H2SO4, ये भी मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा, बट वो आफ्टर बैलेंसिंग हम सीखेंगे। पहले हम ये सीख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को। क्योंकि होता क्या है ना कि दो तरीके के केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया स्केलेटल, तो उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल यानी क्या? कंकाल। मतलब कंकाल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप भी यहाँ पे अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप भी क्या पता आप कंकाल की तरह अगर दिखते हो तो आपको ही मालूम है, इट इज अ वर्स्ट, ठीक है। उससे खराब कुछ हो नहीं सकता। तो स्केलेटल कभी भी नहीं, हमेशा एक बैलेंस्ड रखो, ठीक है। अपने डाइट को बैलेंस रखो, अपनी बॉडी को बैलेंस रखो, ठीक है। तो उसी हिसाब से स्केलेटल इक्वेशन हम नहीं रखेंगे, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस करना मैं अब यहाँ पे सिखाऊंगा। ऑल्दो मैं सारी लिख के लाया हूँ, देखो यहाँ पे MgO2 को ही हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अगर मैंने इसको बैलेंस नहीं कर रखा है तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, CE का मतलब है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे, पर अगर मैं उसको बैलेंस कर देता हूँ तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे अब आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने बहुत सारे बैलेंसिंग करवा रखे हैं, बट मैं आपको खुद से वापस से यहाँ पे लिख के समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन हम यहीं से उठाएंगे और मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ओके। हम्म जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? एम जी प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। मैं यहाँ पे अब बैलेंसिंग आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इजी। एक बार आपको बैलेंसिंग आ गया, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखना क्या होता है कि जो ये एरो है, ठीक है, ये एरो, एरो को हम दूसरा कलर लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ एरो ही मेन है। ये एरो के उस तरफ और इस तरफ बराबर एटम्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर एक मैग्नीशियम का एटम है तो इधर भी एक ही होना चाहिए। तो क्या इधर एक है, इधर एक है? बिल्कुल एक ही है, ठीक है। मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड ओवर हियर। अब हम आगे चलते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, पर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? एक ही है। तो मुझे इधर भी दो करना पड़ेगा, इस साइड भी दो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे दो लिख दूंगा, ठीक है। टू वन जा टू, यानी अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो गया वो दो हो गया, ठीक है। तो आ, अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे अब मैग्नीशियम भी तो दो हो गया ना, जो मैग्नीशियम है वो भी तो अब दो हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने मैग्नीशियम यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे पहले एक ही मैग्नीशियम था, और फिर जब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे टू लिखना पड़ा, ठीक है। और जब मैंने ये टू लिखा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, बट मैग्नीशियम दो हो गए यहाँ पे, तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड ही रहा ना, तो हम सिंपली यहाँ पे भी टू लिख देंगे, समझे?
देखो वापस से यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे, अब हम वापस से काउंट करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है? 2 मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। ओके, अब हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 1 जा, ठीक है 2। देखो इसको 2 आगे वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिख रखा है, यानी यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है। अच्छा, जब बैलेंसिंग हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि हमेशा हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस कर रहे होंगे, लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवाय सबको लास्ट में बैलेंस करना है, लास्ट में बैलेंस करना है। हम इन दोनों को लास्ट में बैलेंस करेंगे, तो इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे मैग्नीशियम को बैलेंस किया, मैग्नीशियम उसके बाद मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे मैंने वापस से 2 लिख दिया, तो मैग्नीशियम भी बाद में बैलेंस हो गया। तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत ही इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है Zn प्लस H2SO4। ठीक है, हमें मिल क्या रहा है? यहाँ पे एरो हम दूसरे कलर से ही रखेंगे, क्योंकि एरो से इस तरफ और उस तरफ का बैलेंस करना है। वापस से रेड कलर। ओके, ZnSO4 प्लस H2। ओके, तो वापस से अब हम बैलेंस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैं 10-15 क्वेश्चन तक मेरे साथ यहाँ पे बस बने रहो, आपसे नहीं हो तो फिर बोलना, आपसे गारंटीड आपको बैलेंसिंग आ जाएगी, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस से मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा हम लास्ट में लेंगे, तो ऑक्सीजन ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा, इसको हम लास्ट में लेंगे, बाकी सबको हम पहले ले लेंगे। तो पहले हम जिंक को लेते हैं। जिंक यहाँ पे 1 है, इस एरो के इस साइड जिंक कितना है? रुक जाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, एक जिंक इस साइड कितना है? एक जिंक है। ओके, एक जिंक है। इस साइड भी कितना है? एक ही जिंक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जिंक जो है वो बैलेंस्ड है, जिंक बैलेंस्ड है। तो अब हम दूसरे को लेते हैं। अब हम जिंक हो गया, तो मैंने बोला है हाइड्रोजन को हम पहले नहीं लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में लेंगे। सल्फर बचा, तो सल्फर को अब हम करते हैं। तो सल्फर यहाँ पे 1 है, और इस साइड भी देखें तो 1 ही है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का 4 है। ये 4 आप ये मत समझ लेना, ये 4 ऑक्सीजन का है। जो यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना, अगर मान लो यहाँ पे 1 लिखा रहे, तो ये सबको मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये सब पे मिलेगा। पर जो अगर मैंने किसी एलिमेंट के नीचे लिख रखा है, किसी एलिमेंट के नीचे मैंने अगर कोई नंबर लिख रखा है, या किसी कंपाउंड के मतलब किसी एटम के नीचे लिख रखा है, तो वो उसका पर्सनल है, वो सब में शेयर नहीं होगा। बट जो यहाँ पे जो नंबर है ना, वो सबको मिलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ वाला जो नंबर है वो सब में मल्टीप्लाई होगा, बट जो यहाँ वाला नंबर है ये इसका पर्सनल है। ठीक है, तो अब देखो, सल्फर के एक ही है, जिंक भी एक है, जिंक और सल्फर यहाँ पे भी एक एक ही है। तो जिंक और सल्फर में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी तक हमें बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, जिंक और सल्फर। तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नहीं, हाँ, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को देखो, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और इस साइड भी 2 ही हाइड्रोजन है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस्ड है। दिख रहा है आपको? कुछ अभी तक तो अपने ने कुछ भी बैलेंसिंग की ही नहीं है। ठीक है, अब हम सल्फर पे जाते हैं, हाँ सॉरी, अब हम लास्ट वाले पे जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पे जाते हैं। तो ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बैलेंस तो करना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन था, पहले से ही ये बैलेंस था। इसमें मुझे कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जिंक इधर है उतना जिंक इधर है, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन इधर है, और जितना सल्फर इधर है उतना ही सल्फर इधर है, और जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही ऑक्सीजन इधर है।
यानी एक बैलेंस्ड इक्वेशन था, तो मुझे इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस था। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड क्वेश्चन में देख लूं एक बार, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। देखो यहाँ पे भी, एक सेकेंड, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी जो मैं लिख के लाया था, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, Mg+O2 MgO। यहाँ पे मैंने अभी आपको बैलेंस करके बताया कि MgO को कैसे बैलेंस किया है। ठीक है, 2 Mg 2 Mg 2 O2 2, ठीक है, ये मैंने सिखा दिया, ये अपना डन है, ये अपना डन हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड वाले पे जा रहे हैं। थर्ड में कौन सा क्वेश्चन है, Fe+वाटर। ठीक है, आयरन को हम पानी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ओके ओके ओके, अरे यार लिखते कैसे हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था, Fe+ क्या था, पानी था, हाइड्रोजन, अच्छा पानी। हम्म, ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान देना वापस से। ये भी बहुत सही, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, यहाँ पे हम वापस से लेजर पॉइंटर, ओके। अरे, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ मुझे उतना आइडिया नहीं। ठीक है, तो इसलिए मुझसे थोड़ा सा लाइक, ओके ठीक है ठीक है, छोड़ो ये सब। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। आयरन कितना है यहाँ पे, एक है, आयरन एरो के उस साइड कितना है, यहाँ तीन है। तो मुझे आयरन बैलेंस करना पड़ेगा, तो मुझे इधर 3 लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 3। तो मैंने आयरन को कर दिया बैलेंस, क्योंकि इधर भी 3 आयरन थे, इधर भी 3 आयरन था, तो आयरन हो गया बैलेंस। ओके, और मैंने बोला था कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ किसी एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो पहले मैंने आयरन को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर भी कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस्ड है। ओके, अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो मुझे ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, तो मैं इधर 4 लिख देता हूँ, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा, 1 4 जा। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। बट अब यहाँ हाइड्रोजन का गड़बड़ हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया इधर। तो इधर भी हम 4 लिख देंगे, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ओके, सो अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। डन, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। अगर आपको नहीं समझ में आया, होप सो समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया इसको बैलेंस। देखो वापस से, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन थे, तो मुझे यहाँ पे भी 3 आयरन करने पड़ेंगे, तो मैंने 3 लिख दिया। अब मैं ऑक्सीजन पे जाऊंगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, 4 को यहाँ पे भी मेरे को 4 करना पड़ेगा, तो मैंने 4 लिख दिया, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया बैलेंस। बट यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गए, तो यहाँ पे भी मेरे को 8 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो 4 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, तो हो गया बैलेंस। अब आप चेक कर लो कि ये हो गया बैलेंस। समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए मैं अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आया हूँ, और मैं कोई क्वेश्चन अपने बुक से, किसी और बुक से नहीं लाया हूँ, आपके एनसीईआरटी में से ही है। ठीक है, अब चौथा जो क्वेश्चन है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम कॉपर को रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CuO। ओके, ठीक है, यहाँ पे कितना कॉपर है, एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है। नहीं नहीं, ठीक है, चलो स्टार्टिंग से करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिखे, उसको करो साइड में। पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवाय जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम देखो। सबसे पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। पहले एटम्स, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसको पहले हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे होंगे। ओके, ये फ्लो रहेगा।
इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे साइड में। अब देखो यहाँ पे पहले आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो पहले अदर कौन सा है, तो कॉपर है। कॉपर एक है, इधर इधर भी एक ही कॉपर है, कॉपर बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, तो मेरे को यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे भी कॉपर दो हो चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीजन दो हो गया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट कॉपर भी दो हो गया, तो दो कॉपर हो गया, तो मुझे को यहाँ पे भी दो कॉपर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। समझ में आया? ठीक है, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस बहुत ही इजी इजी से है, इसको मैं डिलीट। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि आपको बैलेंसिंग। यहाँ तक हमने बैलेंसिंग देख लिया, 5th नंबर तक मैंने सारे रिएक्शन लिख दिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक एक रिएक्शन को अच्छे से। ठीक है, जो 6 नंबर का रिएक्शन है उसको हमें बैलेंस करना है। ऑलराइट, सो बैलेंस करेंगे अपन। तो ये जो 6 नंबर का, सॉरी हाँ 6 नंबर, तो यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है, इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, कार्बन बैलेंस हो जाएगा, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले अदर एलिमेंट को देख लो, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन को देखना है। तो अब हम हाइड्रोजन पे जाते हैं, पहले हम हाइड्रोजन पे जाएं या ऑक्सीजन पे, चलो हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी 6 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इधर 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, 6 टू या 12। ओके, सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब बचा हमारे ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन बचा। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 12 है, 6 टू या 12, और यहाँ पे है 6, यानी 6, यानी ये हो गया 18 है इधर। अब इधर देख लेते हैं, इधर 6 है और 2 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मेरे को करना कितना है, 18 करना है, 18 18 करना है। अब मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मिलके 18 हो जाए। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 हो जाएगा, तो नहीं होगा। यानी मैं अगर यहाँ पे 6 डालता हूँ, तो 6 टू या 12 प्लस 6 18, यानी मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ। ओके, सो अब आप चेक कर सकते हैं ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है, और आई होप सो कि आप खुद भी कर पा रहे होगे। ठीक है, ओके, हाँ, अब आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन है, इधर दो क्लोरीन है, तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 लिख देता हूँ, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ओके, यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी दो हो गया, और यहाँ पे दो क्लोरीन है और यहाँ पे भी दो क्लोरीन हो गया, सो ये भी बैलेंस हो चुका है। और राइट, अब हम 8th नंबर पे चलते हैं। तो 8th नंबर पे क्या है ना, एक सेकेंड इसको हटाने दो। ओके, 8th नंबर पे क्या है कि 8 नंबर पे BaCl2 Al2SO4, SO4 होल थ्राइस BaSO4 AlCl3। ओके, सो यहाँ पे देखो एक बैरियम है, एक ही बैरियम है इधर भी, तो बैरियम तो बैलेंस है भाई। ठीक है, ब्लू लेते हैं, बैरियम बैलेंस है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ दो है, यहाँ पे तीन है। ओके, क्लोरीन बैलेंस करना पड़ेगा, क्लोरीन बैलेंस करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे मैं दो लिख देता हूँ और यहाँ तीन लिख देता हूँ, तो 3 2 6, 3 2 6, 6 क्लोरीन दोनों साइड हो गए। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे दो है इस साइड और यहाँ पे भी दो है। ओके, बैलेंस, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुका है। ओके, अब SO4 की हम बात करते हैं, तो सल्फर को देखते हैं। सल्फर यहाँ पे तीन है, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे है ना, ये ब्रैकेट है, और जब ये ब्रैकेट आएगा ना, इसका मतलब ये तीनों को मिला हुआ है। ऑलराइट, सो अब देखो यहाँ पे ये जो सल्फर है ना, इसके पास तीन सल्फर है, और यहाँ पे ये अकेला सल्फर है, तो सल्फर को बैलेंस करना है, तो 3 में लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब 3 में जो लिखते ही यहाँ पे बैरियम बैलेंस हो गया अपने आप। ऑलराइट, ये देख रहे हो, यहाँ पे बैरियम पहले से ही 3 था, ये बैरियम अपने आप यहाँ पे वापस से बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पे 3 लिख दिया, तो मैंने सल्फर भी बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 4 3 या 12 ऑक्सीजन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 ऑक्सीजन है। और इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर भी 4 3 या 12 ही ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस, यानी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, 9th क्वेश्चन पे। ओके, 9th क्वेश्चन को अब हम ढंग से देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन में ये सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम है, सोडियम बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, ये दो और एक तीन। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे बैलेंस करें, अब आप सोचो कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 2 लिखता हूँ, तो 2 लिखा,
तो दो, टू Na हो जाएगा, टू हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के लिए भी मान लो मैं टू लिख देता हूँ, तो टू टू जा फोर हो गया हाइड्रोजन इस साइड, और टू टू जा फोर। ओके, सो बैलेंस, गॉट इट। इसके बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, आफ्टर बैलेंसिंग राइट स्टेट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, मतलब स्टेट क्या होता है, स्टेट यानी जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो लिखो। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो ये वाली जो है, ये मैंने पहले से मैं लिख के लाया था, बट बैलेंसिंग मुझे ऑन द स्पॉट ही समझानी पड़ेगी। तो ये जो दोनों कॉपीज हैं, ये दोनों नोट्स आप में नहीं रहेंगे। एक सेकेंड, ये मैं दोनों हटा दूंगा बाद में। सो ये वाला पॉइंट जो है मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ आपके नोट्स में, कि नोट आफ्टर बैलेंसिंग राइट स्टेट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये इतना नेसेसरी नहीं है, बट हाँ अब कर दो तो बेटर है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, डन। अब यहाँ पे हम स्टेट लिख देते हैं सबका। तो स्टेट लिखना स्टार्ट करेंगे अब हम एक एक। मैग्नीशियम, भाई अपना मैग्नीशियम क्या होगा बताओ। चलो, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बताओ। ऑल राइट, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑब्वियसली गैस फॉर्म में होगा, क्योंकि जहाँ पे भी O2 होगा ना, O2 हमेशा गैस के फॉर्म में ही होगा। और यहाँ पे जो ये जो बना होगा, ये MgO, ये सॉलिड बना होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 सपोज कर लेते हैं एक्वस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे ये भी एक्वस फॉर्म में बना होगा, और जो ये हाइड्रोजन है, ये गैस के फॉर्म में निकल चुका होगा। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता ये क्या है। देखो, मैग्नीशियम तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इन जनरली सॉलिड में ही पाया जाता है नेचर में। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब तो आपको, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये है, ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा। ठीक है, पानी ही में हमेशा आप लिक्विड लिखोगे, पानी में कभी एक्वस नहीं लिखोगे। एक्वस क्या होता है ना, ओके, जो ये मैंने एक्वस लिखा ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्वस क्या होता है ना, कि एक्वस यानी कोई भी चीज जब आपको पानी में मिलेगी, कोई भी रिएक्शन आप, अगर आप पानी यानी इन शॉर्ट पानी अगर सिर्फ लिखा होगा तो लिक्विड होगा, और पानी के सिवाय बाकी सारी चीजें वो एक्वस फॉर्म में होगी। ऑलराइट, एक्वस यानी उसके अंदर, पानी के अंदर हो रहा होगा वो, समझा, वो केमिकल पानी के अंदर प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे Fe3O4 बना होगा, ये भी सॉलिड बना होगा, और ये जो है ये हाइड्रोजन मैंने बताया, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाती है, रिएक्शन से उड़ जाएगी, तो गैस लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये सॉलिड होगा, ये गैस के फॉर्म में होगा, और ये कॉपर जो होगा ये सॉलिड होगा। ये यहाँ पे गैस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस है, बहुत ही जहरीली गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा गैस होगा। CH3OH, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, आई थिंक सो, देख लेते हैं। CH3OH गैस के फॉर्म में ये भी बनेगा। ऑल राइट, तो ये जो है ये भी गैस ही बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ऑब्वियसली, पानी लिक्विड है, और जो ये बनेगा ग्लूकोज बनेगा वो सॉलिड के फॉर्म में बनेगा, और जो ऑक्सीजन है वो गैस के फॉर्म में होगा। HCl है वो एक्वस होगा, हाइड्रोजन जो है वो गैस होगा, और क्लोरीन भी है। देखो Cl2, जितने भी O2 वाले हैं ना, जिसमें भी टू आ रहा है, O2 जैसे सपोज कर लो, O2, H2, Cl2, ये सारे गैस है। ऑलराइट, ये याद रखना, ये सारे गैस है। टू वाले जनरली गैस ही होता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, हर जगह वैलिड नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम जगह पे ये वैलिड होगा। इसके नीचे देख लेते हैं, BaCl2 क्या है। ओके, BaCl2 सॉलिड है, ये एक्वस होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑलराइट, और आपको क्वेश्चन इतने सारे आप करोगे प्रैक्टिस, तो आपको पता चल भी जाएगा बाद में कि क्या है। ठीक है, अब BaSO4 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल, ये सारे रिएक्शंस में आगे आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप घबराइएगा। अ, ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये गैस होगा, ये एक्वस होगा। ठीक है, सारे लिख दिए, सारे लिख दिए ना। अच्छा, ये रह गया,
ओके, ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। ओके, डन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको इसमें एक भी दिखा क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है ना कि आपको मैंने समझाया है आगे भी, इसके पहले भी समझाया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसी एक लिक्विड रिएक्शन में सॉलिड फॉर्म होता हुआ मिलेगा तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। ओके, एक एक्वस सॉल्यूशन में आपको सॉलिड फॉर्म होता हुआ मिलेगा तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने आगे लिख दी है, आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। ये आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और आप ये टेबल आपकी बुक का नहीं है, नाइन्थ का अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये नाइन्थ की बुक का मैंने ये टेबल उठाया है। ठीक है, इस टेबल्स में आपको मेनली, ये टेबल मैंने रखा क्यों है? टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड फॉर्मेशन सीखने के लिए। इसके बाद अब मैं सीधा कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाने वाला हूँ, तो पहले तो आप ये टेबल को याद कर लो या फिर आप देख देख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, एजी है, सीयू है, ये सबके ऊपर देखो +1 का चार्ज है। +1, देखो यहाँ +1 ही लिखा है। ये पूरे के ऊपर +2 का चार्ज है, इसके पूरे के ऊपर +3 का चार्ज है, इसके ऊपर +1 का चार्ज है, इसमें -1 का चार्ज है, ये सारे में -1 का चार्ज है, इसमें -2 का चार्ज है, इसमें -3 का चार्ज है, इसमें -3 का चार्ज है, और ये सारे में +-2 का चार्ज है, और ये -1 का चार्ज है। आपको चार्ज समझ में आ रहा है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है वो, और ये सब में आप देख सकते हो -1 का चार्ज है। सॉरी, इसमें +1 का चार्ज है और ये दोनों में -1 का चार्ज है, इसमें -1 का चार्ज है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स को मैंने हाईलाइट, कुछ आयंस को मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, तो कौन से हाईलाइटेड है? एक तो ये कॉपर, तो कॉपर का दो, कॉपर को मैंने क्यों हाईलाइट कर रखा है? कॉपर हाईलाइट कर रखा है, आयरन हाईलाइट कर रखा है और हाइड्रोजन हाईलाइट कर रखा है। इनको क्यों मैंने हाईलाइट कर रखा है? क्योंकि ये लोग दो वैलेंसी, ये लोग डबल आयन फॉर्म करते हैं। जैसे कॉपर +1 में भी है, +2 भी फॉर्म करता है, आयरन +2 भी फॉर्म करता है, +3 भी फॉर्म करता है, हाइड्रोजन है +1 भी फॉर्म करता है, -1 भी फॉर्म करता है, बट हाइड्रोजन जनरली +1 ही फॉर्म करेगा। आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन जब -1 फॉर्म कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा कि +1 कब फॉर्म कर रहा होगा, माइनस कब फॉर्म कर रहा होगा। बट आपको जो कॉपर है और जो ये फेरस है, यानी आयरन जो है, फेरस और फेरिक, ठीक है, ये आपको +2 +3 कैसे करेगा तो वो आपको अभी आगे अपने आप पता चलेगा। अभी मैं आगे लेके चलता हूँ। अब ठीक है, अब हम सीधा कंपाउंड फॉर्मेशन पे अब हम आ रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो चलो, कंपाउंड फॉर्मेशन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना। ठीक है, कौन सा कलर लें? चलो ग्रीन लेते हैं भाई। नहीं, ग्रीन नहीं, चलो इससे ट्राई करते हैं पिंक। लड़कों का फेवरेट कलर पिंक। ठीक है, लड़कों का फेवरेट कलर क्यों कह रहा हूँ? लड़कों का फेवरेट कलर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है, सो उसका मैं अपोजिट बोल रहा हूँ। दैट्स इट। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आगे चलते हैं। ओके, जो पहला कंपाउंड है वो है MgO। ठीक है, Mg2+, और मैग्नीशियम 2+ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर, और ऑक्सीजन जो है वो 2- होगा। यहाँ पे ये आगे, ये ऊपर वाले टेबल से ही मैंने ये उठाया है, मैं कुछ खुद से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टेबल, लेट्स अज्यूम कि मुझे भी ये टेबल नहीं याद है तो मैं बार बार देखूंगा, वैसे मुझे याद है। ठीक है, अ, ठीक है, ऑब्वियसली याद होगा भाई। ठीक है, ओके ओके, नाउ फोकस ऑन दिस। Mg2+ और ये दो है, अब मुझे इसे कंपाउंड मिलाना है, ये दो आयंस को मिला के, कंपाउंड को मिला के आयंस बनाना है, आयंस को मिला के मुझे कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये आयन ले लिया, क्रिस क्रॉस। ओके, तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो Mg2O2। ठीक है, ये बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन। मैथ्स में क्या था सिंप्लीफिकेशन, कि जैसे ऊपर 5 हो नीचे 5 हो तो हम इसको कट मार देते हैं तो ये 1 आ जाता है। वैसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर ये 2 है तो 2 बन जा 2, ये कट हो गया तो ये हो जाएगा MgO। गॉट इट? ओके, क्या ये कंपाउंड हमने गलत बनाया था? ये वाला कंपाउंड क्या हमने गलत बनाया था? नहीं, ये भी सही है, Mg2O2 भी सही है और MgO भी सही है। ऑलराइट, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से बना हुआ है। अरे, जस्ट डोंट गेट इनटू दिस। ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपको सिंप्लीफाई हमेशा करना है, याद से।
ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? H2SO4 बनाना है। ओके, देखो तो H+1 और SO4 2 माइनस, ठीक है, हाइड्रोजन है और सल्फेट है आपके पास। इसको हम क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं, याद रखना। और हाइड्रोजन को हम H+ कहते हैं, याद रखना। और हाइड्राइड की जब मैं बात करूंगा तब हम उसको H- कहेंगे, ठीक है। तो और एक और चीज याद रखना, जो प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, और जो माइनस वाला होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ओके, तो देखो अभी आप यहाँ पे, हाँ, H+, अब यहाँ पे भी हम वापस वही क्रिस क्रॉस मेथड खेलेंगे। तो क्रिस क्रॉस करो, तो H का ये जो 2 है ये यहाँ चला जाएगा, और ये 1 है ये यहाँ चला जाएगा, तो H2SO4। गॉट इट, ये भी बन गया। थर्ड क्वेश्चन एक और लेते हैं, एक और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। देखो मैं आपके बुक के बाहर का एक क्वेश्चन नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बार बार आपके बुक का ही कोई क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ रहा है। Fe, ओके, देखो Fe2+ और O2-, इससे कंपाउंड बनाना है, तो क्या बनेगा? क्रिस क्रॉस Fe, अरे हाँ नहीं, यहाँ पे हम 3+ ले लेते हैं, तो Fe2O3, सिंपल सी बात है, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा, तो Fe2O3। ओके, गॉट इट। अब एक और कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा चलो 2 लेके हम बनाए तो क्या बनेगा, ठीक है। Fe वाले में ही Fe2+ लेके बनाए तो क्या बनेगा? Fe2+O2-, तो क्या बन जाएगा? Fe2O2 बन जाएगा। नहीं, अभी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था कि सिंप्लीफाई करना है किसी क्वेश्चन को। क्या इसमें कट हो सकता था? नहीं हो सकता था, तो इसमें हम कट नहीं करेंगे। क्या इसमें हो सकता था? इसमें भी नहीं हो सकता था। अब आप कहोगे कि ये 2 से इसको काटा, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। SO4 पूरे में अपने आप में ही ये कंपाउंड है, ठीक है। SO4 को ऐसे अपने आप में वो एक आयन है, आपको ऐसे कट नहीं मारना है। ओके, देखो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो FeO हो जाएगा। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, HCl बना के देखते हैं। तो HCl बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए H+1 और Cl-1। अब यहाँ पे ये क्रिस क्रॉस होके क्या बन जाएगा? HCl, समझा? तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो HCl ही हो जाएगा। और सिक्स नंबर एक और क्वेश्चन हम लेते हैं भाई। ओके, Ba2, Cl, Cl2-, सही है? नहीं, -1 आएगा। तो ये मिलके क्या बनेगा? वापस से क्रिस क्रॉस ही हम खेलेंगे, तो BaCl2, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। 7 एक और ले लेते हैं। Al2SO4 बन गया क्या? Al2, ठीक है। तो Al3+ होता है, SO4 अभी बताया 2- होता है, ये पूरे पे कंपाउंड चार्ज होता है। तो अब Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे देखा आपने, ये जो 3 ये पूरे कंपाउंड को मिला, यहाँ पे आया। ओके, ये मतलब ये जो हुआ क्रिस क्रॉस, तो ये यहाँ आया, और जो ये है जो ये यहाँ आया। ओके, सो कंपाउंड बनाना आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बस इतने ही क्वेश्चन इनफ है, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चन के बाद भी नहीं आया होगा। और नहीं आया होगा तो मैं आपको इसकी जब एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ तभी आपको आ जाएगा। बट आई एम डैम श्योर यू यू आर नाउ हैव मास्टरी इन मेकिंग द कंपाउंड्स, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट, आपको अभी मैं और बताता हूँ कि कोई भी इसमें से दो एलिमेंट उठा लिया करो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, और एक कंपाउंड बनाओ, जितने बन सकते हैं। ऐसे करोगे तो आपको बेटर तरीके से आएगा। वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है, आपको बस कंपाउंड बनाना है। ऑलराइट, सो ये कंपाउंड बनाना आपको मैंने सिखा दिया। ओके, सो ये पेज भी मैं लिख के लाया था, बट मुझे लिख लिख के पढ़ाना ज्यादा पसंद है, तो ठीक है, ये वाला पेज भी आपको नहीं मिलेगा। ये मतलब ये वाला मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा जिसमें मैं जो लिख के लाया था वो वाला नहीं मिलेगा। ओके, अभी ये वाला आया। ओके, इसमें क्या है? ओके ओके ओके, कूल 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 कूल, देखते हैं। ओके, HCl बना रहे हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखा है। अच्छा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो ठीक है, चलो यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, इनटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इनटेक्स्ट पे एक बार हम नजर मार लेते हैं। जो ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इनटेक्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है ना, कि पहला क्वेश्चन क्या था भाई? उठाते हैं, लाओ, एनसीईआरटी हम लेके आए हैं।
ये देखो, अभी मैं एक बार एनसीईआरटी आपको दिखा देता हूँ कि कितना एनसीईआरटी में से हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, चैप्टर का नाम देख लिया हम लोगों ने, मिल्क इज लेफ्ट इन द रूम ड्यूरिंग समर। अच्छा, ये सब तो ठीक है, ये सब देख लो। एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी एक्टिविटीज को मैं लास्ट में लूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद यह चैप्टर ले लेंगे, अगले लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंजेस स्टेट, चेंजेस कलर चेंज, ये वाला भी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन में लिखवा दिया। ओके, अभी ये भी मैंने आपको करवा दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सारे क्वेश्चंस होते गए हैं। ओके, डन डन, ये भी डन। तो बचा क्या है? अच्छा हाँ, हम ये क्वेश्चन देख रहे थे। देखो, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमको क्यों साफ करना पड़ता है? सपोज करो कि ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको मुझे क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर आपने देखा है, अगर आपके घर पे फर्नीचर का कभी काम हुआ तो एक सैंड पेपर आता है, या फिर घर का काम हुआ तो उसमें ना सैंड पेपर से घिसा जाता है वो अरे ये वही सैंड पेपर है जो बॉल टेम्परिंग में, बॉल टेम्परिंग के लिए यूज होता है। अरे यार, क्रिकेट देखते हो? नहीं देखते हो तो वेरी गुड। ठीक है, मैं भी नहीं देखता। ठीक है, ठीक है, देखते हो, ठीक है। फोकस फोकस। हाँ, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इनटू एयर? उसको सैंड पेपर से साफ करना पड़ता है। ठीक है, सैंड पेपर एक रुखड़ा सा कागज होता है, उससे साफ करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले। ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो मैं ये आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, ये वाले भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं, मैं आपको सारी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इसको है ना, यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं इसको यहाँ से। अरे यार, ये कॉपी कैसे होगा? हम्म, ये रहे सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ से आपको एक एक बार में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन? ठीक है, तो आंसर ये रहा कि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, और व्हेन इट इज स्टोर्ड इन एयर इट विल फॉर्म लेयर ऑफ मैग्नीशियम। अरे देखो, कुछ नहीं होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है, पड़े पड़े वो रिबन जैसे कहीं पे पड़ा हुआ है तो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, सेम रस्टिंग वाला गेम है। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर लेगा। अगर हमको अब मैग्नीशियम को बर्न करना है तो वो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हम थोड़ी जला रहे होंगे, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जला रहे होंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम हटाएंगे ऐसे सैंड पेपर से क्लीन करके। और सैंड पेपर को क्लीन करने के बाद वो मैग्नीशियम, फिर से मैग्नीशियम बचेगा और उसके बाद हम उसको बर्न करेंगे, इसलिए हमें उसको जलाना पड़ता है। तो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना, वही लिखा हुआ है जो मैंने समझाया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये देखो, हाइड्रोजन H2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, और हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी यहाँ पे लिखा हुआ हो कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को जो नेचर में हमको H2 के फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन भी हमको Cl2 के फॉर्म में मिलता है, और इससे मिलके क्या बनेगा? तो HCl बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे? तो हाइड्रोजन H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। अब इसको आप क्रिस क्रॉस करके बना लो, हाइड्रोजन यानी H प्लस, ठीक है, और क्लोराइड यानी Cl माइनस, ये आपको क्रिस क्रॉस करके बना लो। अब जैसे बैरियम क्लोराइड है, ठीक है, तो बैरियम क्लोराइड में भी सेम वही गेम है कि बैरियम है तो Ba2 प्लस, ठीक है, अब क्लोराइड है तो Cl माइनस। अब इसको इससे कंपाउंड बना लो, यानी BaCl2 बन जाएगा, और प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट है तो Al3 प्लस और SO4 2 माइनस। अब इसको भी क्रिस क्रॉस करके बनाओगे तो Al2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा, और ये बैरियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट। अरे यार देख लो यार, मैंने ये सब करवा दिया है, ऊपर ये सारे एलिमेंट्स मैंने बनाना सिखा दिया, और ये एलिमेंट्स को अब लिखना है यहाँ पे, मतलब ये वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है, और ये मैंने आपको सब सिखा दिया। सोडियम है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बैलेंसिंग में दिखाया था, देखो ये दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे। यानी मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के इधर उधर प्लेस किया करके समझाया आपको। फिर इन चीजों, ये जो लिखा हुआ है इसको आपको करके मतलब ऐसे लिखना है कि जैसे सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, तो BaCl2 को प्लस करके सोडियम सल्फेट यानी Na SO4, ठीक है, के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। तो ये आंसर्स यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। ओके, देखो तो ये ऐसे हुआ।
ऑलराइट, और ये वाला तो मैंने आपको उसी में बता दिया था, बैलेंसिंग में भी बता दिया था। बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो अब जो यहाँ से है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, तब उसके बाद आप आना और कमेंट में बताओ अच्छा लगा, नहीं लगा, नहीं लगा हो तो आई डोंट केयर। ठीक है, चलो फोटो अभी यहाँ से। भाई अच्छा लगा होगा यार, ठीक है, आई केयर, आई डू केयर।